वाले हैं आपके फर्स्ट यूनिट का कंटेंट, जो कि है डिजाइन थ्योरीज। मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट रहेगी। आप बाकी वक्त अपने माइक्रोफोन्स को और कैमरा को स्विच ऑफ कर सकते हो, इससे आपका इंटरनेट का लोड कम होगा। पर जब भी आप मुझसे बात करोगे या मुझसे इंटरेक्ट करोगे, आप अपने माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को ऑन करोगे, ताकि मैं आपको देख सकूं और आपसे बात कर सकूं। जिनको लोड नहीं है इंटरनेट का या स्पीड अच्छा है, वो ऑलवेज ऑन रख सकते हैं एज यू विश। बट आप चाहो इंटरनेट को कंज्यूम कम करना है तो बाकी वक्त इसको ऑफ कर सकते हो। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। बस अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ रखना हमेशा, ताकि अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस नहीं रहेंगे हमारे इसमें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में हमारी जो थियोरीज है उसको। तो एक एक करके शुरू करते हैं थियोरीज को देखना। आई एम श्योर आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी और ये नाम भी सीधा दिख रहा होगा, DIDT लाइव। आप चाहे तो स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल रख सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज इट्स फाइन। सो लेट्स बिगिन। तो पिछली बार हमने देखा था आपका पूरा सिलेबस, और सिलेबस में क्या है, कैसा है, और सारी कुछ डिटेल्स। आज हम यूनिट 1 के फर्स्ट 2 यूनिट्स देखेंगे, फर्स्ट 2 सेक्शंस। डिजाइन प्रिंसिपल्स, जिसमें आता है आपका डिजाइन ट्रायंगल। अब हालांकि ये कोई प्री डिफाइंड थ्योरी नहीं है, ये मैं पर्सनली अपने लिए यूज करता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे डिजाइन हमेशा परफेक्ट रहे। और दूसरी हम लोग एक बहुत पॉपुलर थ्योरी देखने वाले हैं, जिसे कहते हैं जिसाल्ट थ्योरी। तो सबसे पहले जरा मैं चीजों को हल्का फुल्का कर दूं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। देखते हैं हमारे पास स्क्रीन पे कौन कौन है। ओके, मुझे इसको केतकी दिख रही है, तो चलो केतकी से ही पूछते हैं। एक काम करते हैं, केतकी को हमारे साथ यहाँ पे लेके ही आते हैं। तो ये आ गई केतकी। आई एम श्योर केतकी अपने आप को देख रही होगी। यस, अब मैं आपके कैमरास को भी। ओके, तो बताओ, अगर आपको आपके डिजाइन, आप जब भी मार्केट जाते हो और कोई चीज खरीदते हो, तो सबसे पहले उसमें क्या देखते हो? ओके, कलर, शेप, साइज। बढ़िया आंसर दिया। तो चलो, हम हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, आज एक्चुअली हम सबको हिस्सा करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट्स का। अब शुरुआत आपसे की है, तो चलो आपके साथ ही करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो हम कलर केतकी के साथ KBC खेलेंगे। KBC नहीं, KDC, D फॉर डिजाइन। कौन बनेगा डिजाइन करोड़पति? एनीवे, वेट। तो हम थोड़ी देर के लिए के कुछ ऑप्शंस देते हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपको। ओके, तो आप रेडी हो केतकी? ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे साइड में लेके आता हूँ, ताकि मैं आपको ऑप्शंस दिखा सकूं। ओके, चलो शुरू करते हैं। आपको कुछ सवाल आएंगे, आई एम श्योर सबको इसके जवाब मिलेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, देयर वी गो। आपके साथ हम हैं डिजाइन प्रिंसिपल्स में, आपके अपने प्रोफेसर सिद्धार्थ धारने। लेट्स बिगिन। ओके, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है स्क्रीन पे? इसे हम कहते हैं डिजाइन ट्रायंगल। हमारा आज का पहला प्रिंसिपल इसी से रिलेटेड है। तो अगर मैं आपको पूछता हूं, आपने कहा था पहली चीज आप देखते हो कलर, ये बहुत सही आंसर था, बिकॉज डिजाइन ट्रायंगल का सबसे ऊपर का छोर या फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स यानी चीजों की खूबसूरती। अब ये चीज कैसे होती है, लेट्स सी। केतकी मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हो और आप किसी गाड़ी में हो, तो हम गाड़ी के ऑप्शंस लेते हैं। मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया है, अगर आपको ट्रैवल करना है इस वक्त, तो मैं आपको देता हूं फर्स्ट ऑप्शन मारुति 800, एंड दूसरा ऑफ कोर्स ये बहुत बढ़िया सी लैम्बोर्गिनी। आप इनमें से किसके ट्रैवल करना पसंद करोगे? लैम्बोर्गिनी। ओके, लैम्बोर्गिनी ही क्यों? ओके, ये सही जवाब था। तो केतकी ने अभी अभी ये चीज क्लेरिफाई की है, बिकॉज उसे लैम्बोर्गिनी खूबसूरत लगी
तो उसने जो है लैम्बोर्गिनी में ट्रैवल करना पसंद किया। और यही होता है हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट प्रिंसिपल एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब चीजों की खूबसूरती। तो जब भी आप किसी डिजाइन को देखते हो, पहले आप उसकी खूबसूरती देखना पसंद करते हो। जो चीज आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आप उस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करते हो। तो किसी भी डिजाइन को पूरा कंप्लीट होने के लिए फर्स्ट थिंग इज इट्स ब्यूटी, इट्स एस्थेटिक्स। अब हालांकि दोनों गाड़ियों में से कंपेयर करें तो केतकी मैडम को लैम्बोर्गिनी ज्यादा पसंद आई, तो नेचुरली उनका चॉइस गया लैम्बोर्गिनी के लिए। और हमारा जब भी हम डिजाइन बनाते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि वो डिजाइन खूबसूरत रहे, अट्रैक्टिव रहे और सामने वाले को पसंद आए। अब इसे खूबसूरत कैसे करना है ये हम आगे देखेंगे। तो आपको कोई डिजाइन कब पसंद आता है? फर्स्ट थिंग, जब वो चीज खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो एंड ब्यूटीफुल हो। तो चलो हम सवालों को आगे चलते हैं। केपी को वापस बुलाते हैं हमारे साथ। ओके, देयर यू गो। अब केपी में आपको और एक ऑप्शन देता हूं। यूं समझ लो कि इसमें से हमारी जो ये कोई तो आ गया हमारे साथ, जस्ट ए सेकेंड, उनका वेलकम करते हैं। ओके, तो अभी जैसा केतकी ने कहा कि सबसे फर्स्ट चीज जब उनका ध्यान जाता है वो होता है खूबसूरती पे। तो मैं इसी को लेके और एक सवाल पूछूंगा। आप थोड़ा सा इस चीज को डिफिकल्ट करते हैं आपके लिए। फिर से आगे हमारा डिजाइन ट्रायंगल और फर्स्ट थिंग थी हमारी एस्थेटिक्स। सेकेंड चीज अब मैं आपको फिर से दे रहा हूं वही मारुति 800 और वही लैम्बोर्गिनी। अब मुझे बताओ, आपने कहा था आप लैम्बोर्गिनी पसंद करोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज वो खूबसूरत है, राइट? अब बात करते हैं फंक्शनैलिटी की। हमारी जो सेकंड चीज आती है, केतकी आपका वीडियो शायद ऑफ हो चुका है। ओके, तो हमारी सेकंड चीज जो होती है वो होती है फंक्शनैलिटी। तो अब ये फंक्शनैलिटी क्या है? अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि ये जो आपकी मारुति 800 है उसमें इंजन है और लैम्बोर्गिनी जो है उसमें इंजन नहीं है, आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे? इंजन वाली। जाहिर सी बात है, गाड़ी की प्राइमरी फंक्शन होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। जिस तरह आप इस वक्त ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में, अगर आपकी गाड़ी में इस वक्त इंजन ना होता तो गाड़ी अपना प्राइमरी काम जो है आपको ट्रैवल करना वो नहीं कर पाती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसलिए अब केतकी ने मेरे ख्याल से खूबसूरती ना देखते हुए फंक्शनलिटी को पहले देखा। तो चीज कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो अपना काम नहीं कर पाई, वो डिजाइन अपना काम नहीं कर पाई, तो उस डिजाइन का कोई मतलब नहीं होता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बराबर है? ओके, तो चलो इस चीज को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। अब हम इस चीज को, अब तक हमने सीखा डिजाइन में कि अगर डिजाइन को आपको परफेक्ट करना है तो सबसे पहले चीज आपको चाहिए होती है वो होती है डिजाइन की खूबसूरती, एस्थेटिक्स, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के टॉप पे दिख रहा है। अगर जो चीज खूबसूरत है उसे आप पहले पसंद करते हो, उसकी तरफ आपकी चॉइस पहले जाती है, फिर वो रंग हो, शेप हो, कुछ भी हो। बट सिर्फ डिजाइन खूबसूरत होने से फायदा नहीं होता, उसमें होनी चाहिए फंक्शनैलिटी। उसने जिस काम के लिए वो डिजाइन बना है उस डिजाइन ने अपना वो काम करना चाहिए। हम गाड़ी के एग्जाम्पल को देख रहे थे, गाड़ी का प्राइमरी काम होता है आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो जब हमने कीर्ति को ऑप्शन दिया कि इस वक्त कोई ट्रैवल कर रही है, अगर उनकी गाड़ी में इंजन ना होता तो क्या वो उस गाड़ी में ट्रैवल करना पसंद करती? उन्होंने ना कहा। और सेकेंड आप देखो, जब उन्होंने लैम्बोर्गिनी को पसंद किया था और हमने लैम्बोर्गिनी से इंजन निकाल दिया, तो वो नेचुरली गई मारुति 800 के लिए, जिसको उन्होंने पहले नापसंद किया था। बिकॉज भले वो डिजाइन खूबसूरती में सेकंड डिजाइन से उतना अच्छा ना हो, बट फंक्शनैलिटी वो कर रहा था। तो सेकंड डिजाइन लैम्बोर्गिनी खूबसूरत होते हुए भी बिकॉज वो अपनी फंक्शनैलिटी, जिस काम के लिए वो चीज बनी है, वो नहीं कर पाई, इसलिए उसने वो चॉइस में से निकल गई और आपका फर्स्ट डिजाइन प्रेफरेंस में चला गया। तो सेकंड आपका प्रिंसिपल आता है ये इस तरफ, फंक्शनैलिटी।
ओके, अच्छा वो आप ट्रैवल कर रहे थे, हमें काफी अच्छे ऑप्शन मिल गए। अब आज का आपके लिए आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो इस आखिरी सवाल के लिए मैं अगेन लेके आता हूँ अपना डिजाइन ट्रायंगल। एंड इस वक्त हमारी जो कीर्ति मैडम है, हम उनको जरा हमारे ट्रायंगल के बीचों बीच लेके आते हैं, बिकॉज इस ट्रायंगल को पूरा करने वाली है। सो वेलकम टू द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। एंड अब जैसा कि हमने देखा, किसी भी डिजाइन को खूबसूरत होने के लिए फर्स्ट चीज वो थी डिजाइन के एस्थेटिक्स या उसकी खूबसूरती। ये आ गई यहाँ पे ऊपर खूबसूरती। कोई भी डिजाइन जब होता है खूबसूरत, वो आपको पसंद आता है। जब मैंने कीर्ति को ऑप्शन दिया मारुति 800 में ट्रैवल करना पसंद करोगे, अब मैं आपसे पूछूंगा क्या फिर आप ट्रैवल करना पसंद करोगे हमारे इस प्यारे से, ओके फिर से कोई हमारे साथ आ चुका है, लेट्स सी किसने ज्वाइन किया, गिव मी अ मिनट। ओके, सो अब हम कीर्ति को फिर से पूछते हैं। ओके, अस्मिता आ गई शायद। ओके कीर्ति, आप हमें सुन पा रहे हो? अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कीजिए। ओके, अब आपको फिर से पूछता हूं, अब आप किस में ट्रैवल करना पसंद करोगे, मारुति 800 में या मर्सिडीज बेंज के ट्रक में? खूबसूरती की बात करें तो अब आपको दो ऑप्शन देता हूं फिर से, मारुति 800 या मर्सिडीज बेंज का ट्रक, क्या पसंद करोगे? ओके, जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो, और वो काफी लैविश भी हो सकता है बिकॉज इट्स मर्सिडीज बेंज। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी अभी तो बाकी है। अब एक काम करते हैं, फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। तो इस वक्त हम इसमें भी इंजन लगा देते हैं और इसमें भी इंजन लगा देते हैं। अब दोनों में इंजन है तो दोनों गाड़ियां अपना काम कर सकती है आपको ट्रांसपोर्ट करने का। अब भी किसके ले जाओगे, 800 या मर्सिडीज बेंज? विच वन, ट्रक या कार? आप किस में ट्रैवल करना पसंद करोगे, मारुति 800 में या मर्सिडीज बेंज के ट्रक में? क्यों? यस, यही था हमारा आज का थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि आप प्लीज माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए ताकि डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। ओके, तो जो कीर्ति ने अभी थर्ड आंसर दिया वो था कंफर्ट। इस वक्त वो गाड़ी में ट्रैवल कर रही है और उन्हें अगर किसी छोटी सी गली में जाना होगा या किसी ट्रैफिक वाले इलाके से गुजरना होगा तो वहां पे मर्सिडीज बेंज का ये आलीशान ट्रक उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। उस बारीक सी गली में से वो नहीं जा पाएंगी और वो इस वक्त ट्रैवल कर रही है तो हमसे बेहतर वही जान पाएगी कि ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस क्या होता है। और इसलिए तीसरी चीज आती है वो है कंफर्ट। एंड इसीलिए बारीक सी गली में जाके ट्रैवल करना या मर्सिडीज बेंज के ट्रक को हर जगह पार्क करना, इतनी बड़ी चीज को लेके घूमना इज नॉट कंफर्टेबल फ्रॉम ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब भी कीर्ति ने वोट दिया हमारे मारुति 800 को। तो देखो, आज आप सबके सामने हमारी एक फ्रेंड ट्रैवल कर रही है और उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमने देखा कि डिजाइन कैसे पास होता है, भले ही वो कितना लाविश या लग्जरियस क्यों ना हो, जब तक कि वो इन तीनों चीजों को, एस्थेटिक्स, फंक्शनैलिटी और कंफर्ट, इन तीनों चीजों पे खरा नहीं उतरता, वो चीज, वो डिजाइन परफेक्ट नहीं कहलाता। किसी एक चीज में पास होना अच्छी बात नहीं, तीनों कैटेगरीज में अगर वो डिजाइन पास होता है तभी वो डिजाइन बेस्ट कहलाता है। थैंक यू सो मच कीर्ति, आपने अपना कीमती समय दिया एंड सेकंड ट्रैवलिंग में हमसे बात कर रहे हो तो हमें काफी अच्छा सा लाइव एक्सपीरियंस मिल गया आपकी वजह से। एंड हम फिर से आएंगे आपके पास, तब तक के लिए थैंक यू। तो आई एम श्योर आप सबको इस एग्जाम्पल से, वो भी लाइव एग्जाम्पल से, ये चीज काफी क्लियर हो चुकी होगी कि किसी भी डिजाइन को परिपूर्ण होने के लिए इन तीन चीजों को पास करना इंपॉर्टेंट है, तभी वो डिजाइन कंप्लीट होता है, इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है। तो ये होता है आपका डिजाइन ट्रायंगल। इसके आगे आप कोई भी डिजाइन बनाओ, मैं चाहूंगा आप इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखो। कौन से पैरामीटर्स है? ये आगे हमारा डिजाइन ट्रायंगल, इसके सबसे टॉप पे आता है
यस, बताओ मुझे कोई भी आप में से, क्या था फर्स्ट चीज? अस्मिता, ऐश्वर्या? एस्थेटिक्स, बराबर, सबसे पहली चीज थी एस्थेटिक्स। कोई चीज तब आपको पसंद आती है जब वो खूबसूरत होती है। कंफर्ट आता है हमारे तीसरे स्थान पे। सेकंड क्या आता है? फंक्शनैलिटी। जो डिजाइन जिस काम के लिए बना है उस डिजाइन ने उस काम को करना चाहिए, तभी वो डिजाइन पूरा परफेक्ट कहलाता है। सेकंड चीज आती है फंक्शनैलिटी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे अस्मिता ने कहा भी, कंफर्ट। अगर वो डिजाइन इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो वो डिजाइन परफेक्ट नहीं होता। और जब इन तीन चीजों पे आपका डिजाइन खरा उतरता है तो वो कहलाता है एक परफेक्ट डिजाइन। आर वी क्लियर विद दैट? वेरी गुड। अब यहां तक किसी को कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस? नहीं, सब समझा है? अच्छे से समझा है? ठीक है। मैं पूछना चाहूंगा सबसे, अमरजीत मैडम, ये चीज आपको क्लियर है? ओके। जब भी आप बात करते हो, अगर आप अपने आप को वीडियो पे ले आ सकते हो तो आई एम श्योर मैं आपको स्क्रीन पे ला सकता हूं। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे लगता है मुझे खुद को इस साइड में हो जाना चाहिए, बिकॉज ये चीज जो है ये हमको एक पर्दा गिरा रही है। तो चलिए हम जैसे खुद को इस साइड में कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। ये सही है। तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको एक चीज दिख रही है। ये एक टेस्ट था जो नासा ने किया था, इसे कहते हैं इमेजिनेटिव थिंकिंग नासा टेस्ट। आप चाहे तो अपने माइक्रोफोन को कुछ वक्त के लिए ऑफ कर सकते हो। अब ये टेस्ट क्या होता है और इसके कुछ रिजल्ट्स मैं आपके सामने सीधे नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आया हूं। हाँ, ये नासा का ही है, नासा की वेबसाइट से मैं आपके लिए चीज लेके आया हूं। ये काफी बड़े आंकड़े थे, मैंने इसको शॉर्ट में आपके लिए समराइज किया। प्लीज माइक्रोफोन्स को ऑफ कर दीजिए जिसके भी ऑन होंगे। थैंक यू सो मच। तो अब ये चीज क्या थी ये देखते हैं। नासा ने 1600 बच्चों पे एक स्टडी किया और एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें क्या पाया वो कुछ यहाँ पे है। नासा को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिएटिव माइंड चाहिए थे, ऐसा जो हट के सोच सके। तो उन्होंने एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि सर जी आप हमारे लिए जो है इस चीज को थोड़ा सा ठीक से कर दो। तो क्या करना था उनको क्रिएटिव एस्पेक्ट ढूंढने थे। अब कैसे होते हैं क्रिएटिव एस्पेक्ट? अमरजीत मैडम प्लीज आपका माइक्रोफोन ऑफ कर सकती हैं आप? थैंक यू सो मच। तो वो चीज क्या थी, नासा को कौन से एस्पेक्ट चाहिए थे, आप देखते हैं। तो नासा ने जो टेस्ट किया था उसके कुछ रिजल्ट ऐसे थे। उन्होंने कुछ 4 से 5 साल के बच्चे लिए और उनको एक टेस्ट दिया, और उस टेस्ट में बच्चे इतना खरे उतरे कि 98% ऑफ देम गॉट एक्सेलेंस। ओके। फिर कुछ समय बाद फिर से उन पे वो टेस्ट किया गया जब उनकी उम्र 10 साल की हुई। अब उन बच्चों में से सिर्फ 30% बच्चे क्रिएटिव निकले, बाकी लोग अपनी क्रिएटिविटी कहीं खो चुके थे। तो नासा को तो आश्चर्य हुआ, वो इस टेस्ट को एक कदम और लेके गए और अब 15 साल की उम्र में फिर से जब उन पे टेस्ट किया गया तो 12% ही क्रिएटिव दिख के सामने आए। अब तो और शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। थोड़ा और आगे चल के हमने इस पे टेस्ट किया और जब हमने एक एवरेज 25 से 30 साल के बुजुर्ग पे इसका, बड़े एडल्ट पे इसका टेस्ट किया तो रिजल्ट शॉकिंग थे। सिर्फ 2% उसमें से क्रिएटिव निकले। तो देखो 4 से 5 साल की उम्र में आप लोग 98%, आप लोग नहीं हम लोग 98% क्रिएटिव होते हैं और बड़े होने पे हम लोग अपनी क्रिएटिविटी कहाँ खो देते हैं। ये जो डिजाइन ट्रायंगल से रिलेटेड चीज आती है, इसलिए मैं यहाँ पे इस टॉपिक को लेके आया हूँ। बिकॉज एज अ डिजाइनर आपको जो सबसे मेन चीज चाहिए होती है वो होती है आपकी क्रिएटिविटी। अगर वो आपने खो दी तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए उस 4-5 साल के बच्चे को आपको यहाँ पे वापस लाना पड़ेगा।
तो मेरा सवाल आपसे यही था कि क्रिएटिविटी जाती कहाँ है, बड़े होने पे क्यों हम लोग क्रिएटिव नहीं हो पाते? इसका आज हमको जवाब ढूंढना है, तभी ये जो हम लोग डिजाइन प्रिंसिपल सीख रहे हैं ना, ये काम में आएंगे और आप उस ढंग से सोचना शुरू करोगे। बिकॉज सबसे मेन चीज होती है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, किस चीज से आप, किस एंगल से आप उस चीज को देखते हो, समझते हो, सीखते हो। लेट्स बिगिन। तो हमारे पास थिंकिंग दो टाइप की होती है, आप देख सकते हो। मेरे लेफ्ट में एक थिंकिंग, नहीं मेरे ऊपर एक थिंकिंग आ चुकी है एक्चुअली, जो कि आना अच्छी बात नहीं है बाबू मोशाय। मेरे ख्याल से आपको फिर से बीच में आना पड़ेगा कुछ देर के लिए, और जाहिर सी बात है हम कभी इसके लिए ना नहीं बोलते, तो ये हम आ गए। तो एक तरफ ये थिंकिंग दिख रही है, एक तरफ ये थिंकिंग दिख रही है। दो थिंकिंग क्या चीज है भाई, कहाँ से आती है? तो ये दो जो थिंकिंग आती है उसको हम कहते हैं, तो पहली चीज तो चलो देखते हैं। एक आती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक आती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग, आखिर ये चीज क्या है, कहाँ से आते हैं? तो ये जो चीज है, जरा देखते हैं इस चीज को। आपको दिख रहा है कि कोई चीज काफी अच्छे से हो रही होगी रिलेट, वो गाड़ी में ही है, तो हम गाड़ी को वापस लेके आ रहे हैं। कि आपके पैरों के पास आपको एक एक्सेलरेटर, आपके नहीं ड्राइवर के, और एक ब्रेक दिख रहा होगा। तो आपकी जो ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये कुछ इस तरीके से ही काम करती है। तो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये काम करती है आपके, इट्स लाइक ब्रेक, एंड कन्वर्जेंट जो काम करती है इट्स लाइक योर एक्सेलरेटर। आसान शब्दों में एक चीज जो है वो आपकी थॉट्स को ब्रेक लगाती है, और दूसरी चीज जो है वो आपके थॉट्स को एक्सेलरेट करती है। आप जब छोटे होते हो 5 साल की उम्र में, आप लॉजिक्स नहीं सोचते, आप बस इमेजिन करते जाते हो फ्रीली, वहां पे कोई फियर नहीं होता, और उसी को कहते हैं गुड इमेजिनेशन। जब हम लोग बड़े होते हैं ना, तो हमको कोई प्रॉब्लम देता है सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, तो हम सोचते हैं उसके अलग अलग उपायों के बारे में। तो ये भी सोचने लग जाते हैं, अरे ये तो पहले करके देखा है, ये नहीं चलेगा, ये तो किसी और ने किया था, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, अगर ऐसा करके देखूंगा और ऐसा हो गया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब कुछ चीज ट्राई करने से पहले ही आप उस पर ब्रेक लगा देते हो, और ये जो फियर होता है वो आपकी क्रिएटिविटी को हैम्पर करता है, बिकॉज फियर इज नॉट गुड फॉर क्रिएटिविटी। भाई सोच के देखो, करके देखो, समझ में आ जाएगा। और जब आप फियर में होते हो, एक डर में होते हो, आपका ब्रेन का बहुत लेस पार्ट फंक्शनल होता है। वही आप जब बिना फियर के फ्रीली थिंक करते हो, तब आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा फंक्शनल होता है, जो आपको अच्छे क्रिएटिव आइडियाज दे सकता है। और इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि दूसरी थिंकिंग जो है ब्रेक वाली वो नहीं चाहिए, ऑफकोर्स वो आपके लिए रिस्क असेसमेंट करती है, बट पहले पूरा सोच लो यार, बाद में देखेंगे रिस्क का क्या है। तो इसी चीज को हम कहते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसके ऊपर हमारी वेबसाइट पे DIDTcampus.com पे ब्लॉग सेक्शन में हमने पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर आपके पास फुर्सत हो तो वहाँ पे काफी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स होते हैं, यू कैन गो अहेड एंड रीड देम। इस पे काफी विस्तार से हमने दिखाया है कि आपके अंदर के क्रिएटिव जीनियस को कैसे आप बाहर निकाल सकते हो। इसके ऊपर मेरा लिखा हुआ ही पूरा ब्लॉग है, यू कैन गो अहेड एंड रीड इट। हालांकि वो टॉपिक इतना इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते आज हम लोग, बट आपको मैंने एक बेसिक समराइज आइडिया दे दिया। तो ये आपका जो ब्रेन होता है वो कैसे फंक्शन करता है। ये अरे ये तो मुझे गायब कर दिया, और तेरी ऐसा नहीं चलता भाई। चलो कोई बात नहीं, गायब किया तो किया, कुछ देर के लिए हम खुद ही गायब हो जाते हैं। तो आपके दिमाग के जो 3 हिस्से होते हैं ये कुछ ऐसे फंक्शन करते हैं। हम जब बात करते हैं आपकी क्रिएटिविटी की, आप देखो मैंने उन चीजों को हाईलाइट किया है कौन से किस वक्त फंक्शनल होते हैं। तो हम जब बात करते हैं स्ट्रेस या फियर की, आप देखो एक बहुत पीछे का छोटा सा हिस्सा आपका एक्टिव है और बाकी ब्रेन फंक्शनल उतना इफेक्टिवली नहीं हो रहे हैं। हम जब बात करते हैं लॉजिक्स की, आप देखो एक काफी विस्तार वाला बीच का पोर्शन आपका एक्टिव है, आपका ब्रेन उतना फंक्शनल होता है जब आप लॉजिक या रीजनिंग करते हो। हम जब बात करते हैं आपके कॉर्टेक्स या क्रिएटिविटी की, आप देखो कितना ब्रेन का फंक्शनल हिस्सा एक्टिव है और कितना वो अच्छे से फंक्शनल कर रहा है जब आप फ्रीली सोचते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्चुअल में आपके ब्रेन के स्कैन के रिजल्ट्स है, जो मैं उसी सर्वे से, उनके ही शोध निबंध से एग्जैक्टली लेके आया हूं। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये नासा के उसी रिजल्ट के शोध निबंध से मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखो
एक तरफ आप देखो स्ट्रेस में आप जब काम कर रहे हो तो कितना छोटा सा हिस्सा एक्टिव है, लॉजिकल रीजनिंग में एक मीडियम सा पार्ट एक्टिव है, पर जब आप बहुत ओपनली सोचते हो, फ्री होके सोचते हो, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा ब्रेन फंक्शनल होता है, एंड दैट्स वेयर द क्रिएटिविटी बिगिंस। तो अगर आपको यहाँ तक समझा होगा, वेरी गुड। चलो ब्रेन्स को भगाते हैं और आपके जो ये गायब हो चुके सर है उनको लेके आते हैं, एंड ये हम प्रकट हो गए आपके सामने। ओके, तो मैं फिर से पूछूंगा यहाँ तक कोई सवाल किसी को? एनीबडी, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। चलो ये बहुत बढ़िया है। आपको सवाल नहीं आएंगे तो मुझे आएंगे, मैं आपसे पूछूंगा, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ आपको तंग करने। हाँ सर। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और चीज की। अब वो चीज क्या है जरा देखते हैं। लेट्स गो विथ योर क्रिएटिव थॉट के लिए हम लोग बात करते हैं। तो अब यहाँ तक हमारी पूरी चीज क्लियर है, तो मुझे बताओ आपके हिसाब से ये क्रिएटिव थॉट या क्रिएटिविटी कैसे आनी चाहिए? हाउ शुड इट गोज? व्हाट डू यू थिंक? पर्सपेक्टिव मैटर करता है? जी सर। ओके, तो आप सब इस पे एग्री करते हो मेरे साथ? ओके, तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम इस एग्जांपल के जरिए इस चीज को समझेंगे। अब देखते हैं वो एग्जांपल क्या है। आपकी पूरी स्क्रीन पे आपको कुछ एक चीज दिख रही होगी, आई एम नॉट रॉन्ग। ऑक्टोपस। क्या है ये? ऑक्टोपस। अब ये ऑक्टोपस भाई साहब क्यों आ चुके हैं हमारे साथ? यार बताओ मुझे। इनका क्या काम यहाँ पे? ये ऑक्टोपस, आपको बचपन में आप कार्टून देखते हो कभी? जी सर। ओके, तो आप सबको कार्टून पसंद है? हाँ ठीक सर। ओके, मुझे सबकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलिए आज हम लोग कार्टून के माध्यम से सीखते हैं। तो ये जो हमारे ऑक्टोपस, अपने माइक्रोफोन्स को आप ऑफ कर सकते हो पहले थोड़ी देर के लिए। तो अब हम बचपन में स्कूल में जाने के, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी बहुत बहुत टफ लगने का, बिकॉज हमारा पर्सपेक्टिव वैसा था उस चीज को देखने का। ये सब्जेक्ट हमको बहुत मुश्किल लगने के, और खासकर मैं बात करूँ साइंस की, तो ये NaCl, CsSO4, H2O लगने का केमिकल फॉर्मूलाज नहीं, किसी मिसाइल के नाम से। हम सबको इससे बहुत डर लगने का, खासकर मुझे तो अब इस चीज को हमें इजी करना है। हम बात कर रहे हैं डिजाइनर की भाषा में। अब जब भी इसको H2O, CsSO4 में पढ़ते हो मुश्किल लगता है, पर डिजाइनर के पास वो ताकत है, वो इमेजिनेशन की पावर है, वो सुपर पावर है, जिससे डिजाइनर इस चीज को आसान कर सकता है। वो कैसे? तो बचपन में मैं एक कार्टून देखने का, जिसे हम कहने के ऑसवर्ल्ड, तो वो उसमें एक ऑक्टोपस होने का, और ये जो ऑक्टोपस था ना, ये हमको काफी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो सिखाने का। तो उस ऑक्टोपस ने बहुत कुछ सिखाया है हमको। कार्टून्स एक्चुअली बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो भी ये क्या सिखाता है जरा हम भी देखते हैं आज। तो अब मुझे अगर इस ऑक्टोपस के साथ खेलना है हम सबको, लेट्स से हमको उसके साथ ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो रिंगा रिंगा खेलते हैं ना, वो फुगड़ी बोलते हैं उसको मराठी में, या वो पिंगा गबाई पिंगा, वो बाजीरा वाला, वो हाथ पकड़ के घूमते हैं, तो ऐसा कुछ खेलना है। तो इन जनाब के कितने हाथ होते हैं? ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? 8 हाथ होते हैं। अच्छा, कौन बात, चलो हमारे साथ कोई तो आ जाओ, फिर से ज्वाइन करो हमारे साथ। कौन आ रहा है हमारे साथ बताओ? अमरजीत मैडम, अस्मिता, कौन आ रहा है हमारे साथ बताओ? चलो गिव मी सम वीडियो। अच्छा, केतकी वापस आ रही है। चलो, मतलब केतकी ने पहले वॉलंटियर किया है, चलो हम केतकी को लेके आते हैं वापस। ओके, चलो हम लोग केतकी को यहाँ पे लेके आते हैं, उनको हमारे साथ जिम्मा,
ऑक्टोपस के साथ खेलने में मजा आएगा। ये आ गई। तो बताओ केतकी, अभी आप इस ऑक्टोपस से कितने हाथ है? हाँ, कितने दिख रहे हैं आपको? 8। ओके, तो चलो अब अगर हमको इस ऑक्टोपस के साथ ना वो रिंगा रिंगा खेलना है, तो अब हम लोग केतकी को लेके आते हैं यहाँ पे। ये आ गई केतकी। एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन है केतकी असल में कैसे दिखती है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। तो हमें थोड़ा सा मैच होता होता बना लिया अपने हिसाब से, जितना मुझे आ गया यार। एनीवे, तो अब केतकी को ना इसके साथ ना खेलना है वो रिंगा रिंगा। अब केतकी, आपके कितने हाथ है? 2 हाथ है। तो अगर आप इनके 2 हाथ पकड़ लोगे तो और घूमना शुरू करोगे तो क्या बैलेंस होगा? क्योंकि 6 हाथ तो बाकी रहेंगे। तो हमें आपके और फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। चलो उनको बुलाते हैं। तो ये आ गए हमारे साथ केतकी, अस्मिता, ऐश्वर्या और विशाखा। तो अब चारों हमारी गर्ल्स आ चुकी है। हमारे हर गर्ल्स के पास नेचुरली 2 ही हाथ है और हमारे ओसवाल्ड ऑक्टोपस के पास 8 हाथ है। तो अब ये बैलेंस हो गया। अब जब ये घूमेंगे तो गिरेंगे नहीं मेरे ख्याल से ही। एम आई राइट केतकी? ओके। अब मुझे आपको साइंस में कितना इंटरेस्ट था मालूम नहीं, पर अगर मैं यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा गौर फरमाऊं और हम ऑक्टोपस को ओ कहे और हालांकि हम सब लोग ह्यूमन थे तो हमको एच कहे, और अगर हम इस केमिकल फॉर्मूला को बनाना जाएंगे कि टू कंप्लीट दिस रिंगा रिंगा रोजेस वी रिक्वायर्ड 4 ह्यूमंस एंड 1 ऑक्टोपस। तो हमारा फॉर्मूला बनता है OH4, 1 ऑक्टोपस और 4 ह्यूमंस, जिसने ये वैलेंसी शेल पूरा किया और हमारा केमिकल बॉन्ड पूरा हो चुका है, या हमारा प्ले बॉन्ड पूरा हो चुका है। तो अगर OH4 ऐसे बन सकता है तो H2O कैसे बनता है, मेरे ख्याल से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। और फिर बाकी केमिकल फॉर्मूलाज भी इसके बाद आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल था, इसको यहाँ पे लाने का रीजन क्या था, चीजें कैसे भी हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकल क्यों ना हो, एक डिजाइनर अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इमेजिनेशन के बल पे उसको आसान कर सकता है। केतकी, अब OH4 याद रहेगा? तो मेरे ख्याल से H2O तो आपको अभी आराम से समझ जाएगा। और बाकी सारे, अगर आपने फिर से केमिस्ट्री देखना चाहा, आपकी इच्छा हुई, तो मेरे ख्याल से बाकी फॉर्मूलाज भी आपको अभी इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फिर से हमारा साथ देने के लिए। एंड बाकी लोग कहाँ रह गए यार, आप भी आगे आया करो, मजा आता है। बराबर है। हाँ हाँ ना, सब शर्मा रहे हैं हमसे, पता नहीं क्यों शर्माते हैं। कोई बात नहीं, फिर से आ जाएंगे वो लोग। चलो, थैंक यू सो मच केतकी। ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं है तो आया करो यार। देखो, आपके लिए हम लोग ये नया सिस्टम भी लेके आ चुके हैं, आपको भी लेक्चर में लाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा, अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ कर सकते हैं प्लीज, हम थोड़ा सा समअप कर लेते हैं। ओके, तो हमने आप अब तक देखा, सबसे पहली चीज डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैसे डिजाइन प्रिंसिपल्स डिजाइन ट्रायंगल पे वर्क करते हैं। किसी भी डिजाइन को परिपूर्ण होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए और इफेक्टिवली काम करने के लिए उसमें खूबसूरती या एस्थेटिक्स का होना इंपॉर्टेंट है। उसकी फंक्शनैलिटी, जिस काम के लिए वो डिजाइन बना है उस डिजाइन में वो काम करना इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, वो डिजाइन इस्तेमाल में कंफर्टेबल होना इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की, कहाँ से आती है क्रिएटिविटी, 2 काइंड ऑफ थॉट्स, और डर या फियर आपकी क्रिएटिविटी के लिए हानिकारक हो सकता है। और फिर हमने बात की क्रिएटिविटी यानी एक अलग पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखना, और हमने केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेके हमने एक अच्छे से उस पर्सपेक्टिव को देखा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से हमने हमारी काफी चीजों को क्लियर कर चुका है। तो अब हम बात करते हैं हमारी अगली कंसेप्ट, जिसे हम कहते हैं जसार्ड थियरी के लिए। तो देखते हैं जसार्ड थियरी क्या है।
यहाँ तक किसी कोई डाउट है, कोई सवाल आप पूछ सकते हो ताकि मैं अगला टॉपिक शुरू कर सकूं। नहीं, किसी नहीं सर, किसी को नहीं। नहीं वेरी गुड, नहीं। चलिए ये अच्छा है। तो चलो हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है जसाल्ट थ्योरी। अब आप जो हमारे पीछे ये वॉल देख रहे हो, अब हम ना यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टीवी लेके आते हैं। अब वो टीवी कैसे लाएंगे तो देखते हैं। तो चलिए, अब आपको ये साइकिल दिख रही है। ये साइकिल को आप एक साथ देख सकते हो या अलग अलग करके इसके अलग अलग हिस्सों में। तो हमारे जो इंसानी नजरिया होता है चीजों को एक साथ या अलग अलग देखने का, इसी को हम लोग कहते हैं जसाल्ट प्रिंसिपल, जो हमें सिखाता है चीजों को एक साथ या अलग अलग देखना। व्हाट इज कॉल्ड एज जसाल्ट प्रिंसिपल। तो जसाल्ट प्रिंसिपल काफी पहले से है, जो डिजाइन में काफी अच्छे से इम्पैक्ट करता है। हमारे काफी अच्छे अच्छे डिजाइनर और साइंटिस्ट हो चुके हैं जिन्होंने इस पे काफी रोशनी डाली थी। और इसमें 6 थ्योरीज आती है जो हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहली, फिगर या ग्राउंड, जहां पे आप ऑब्जेक्ट को एक साथ देखो या उसके अलग अलग हिस्सों में, बैकग्राउंड या फोरग्राउंड को अलग अलग करके आपको अलग चीज दिखती है। सिमिलैरिटी यानी चीजों में समानताएं ढूंढना, जहां पे आप चीजों को एक साथ एक समानता के हिसाब से देखते हो और उसमें वो चीजें ढूंढना पसंद करते हो। जैसे कि यहाँ पे हम ये पैंडा देख रहे हैं इस बड़े से ओ में। फिर आती है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी हमारी जो काबिलियत होती है चीजों को ग्रुप करके देखने की, उसे कहते हैं। क्लोजर यानी एम्प्टी स्पेस में भी शेप्स को ढूंढने की हमारी क्षमता को हम क्लोजर कहते हैं, जहाँ के ये पैंडा में हमने अपना शेप ढूंढा। कंटिन्यूटी यानी हम चीजों को एक साथ देखना पसंद करते हैं बिना किसी ब्रेकेज के। ऑर्डर यानी हमारे दिमाग को एक हैबिट होती है चीजों को एक प्री डिफाइंड ऑर्डर और सिमेट्री में देखने की, ताकि वो खूबसूरत दिखे। इसे हम कह सकते हैं ऑर्डर का होना। और जब ये चीजें एक साथ नहीं आती हैं आपके डिजाइन में, तो वो डिजाइन आपके दिमाग को ठीक से कुछ जमता नहीं है। और इसी तरह जसाल्ट प्रिंसिपल्स काफी इफेक्टिवली इस्तेमाल होते हैं हमारे डिजाइन्स में। तो यही होते हैं हमारे जसाल्ट प्रिंसिपल्स। अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार में देखेंगे और इन्हें समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इन प्रिंसिपल्स को एक एक करके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जसाल्ट को एक बेसिक देखते हैं। जसाल्ट प्रिंसिपल्स शुरुआती हमारे बिगिनर्स के तौर पे हम देखेंगे आज। इसमें हर एक टर्म जो है GESALT, ये एक चीज के लिए स्टैंड करता है और उसी चीज को हम काफी विस्तार से देखते हैं। तो जसाल्ट एक साइकोलॉजिकल टर्म है, एक हाइपोथेसिस है जो लोगों को विजुअल एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए या ग्रुप करने के लिए एक यूनाइटेड फॉर्म में एज अ होल हेल्प करता है। जब वहाँ पे कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हम लोग अप्लाई करते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जिसे हम कहते हैं जसाल्ट प्रिंसिपल्स का अप्लाई होना। ये हमारी सोचने समझने की और विजुअल एबिलिटी की क्षमता पे निर्भर करता है। और हम चीजों को एक साथ देखना पसंद करते हैं या अलग अलग हिस्सों में, ये उस नजरिए पे भी डिपेंड करता है। और इसी को हम आज एक एक करके विस्तार में देखने वाले हैं कि जसाल्ट प्रिंसिपल्स काम कैसे करते हैं। तो ये कुछ जनरल रूल्स है जसाल्ट प्रिंसिपल्स के। तो आइए देखते हैं जसाल्ट थ्योरी। ऑब्जेक्ट्स विल बी perceived in their simple form। हम इसे कहते हैं ह्यूमंस जो होते हैं वो नेचुरली चीज़ों को फॉलो करना पसंद करते हैं। और हमारा जो माइंड होता है वो डिटेल्स को फिलअप करना पसंद करता है, जबकि वहाँ पे वो डिटेल्स होती भी नहीं है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये जो 3 लोगोज आपको दिख रहे हैं, पहला एक ओलंपिक का लोगो है, दूसरा आप देखो एक ट्रैफिक सिग्नल का है, और तीसरा जो है वो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का लोगो है, उनके पैंडा का। अब आप देखो इन तीनों लोगों का अगर हम लोग ठीक से स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये ओलंपिक के लोगो की। तो यहाँ पे ये जो रिंग्स है ये इंटरकनेक्टेड नजर आ रही है, हालांकि वो ऑन कैनवास वैसी नहीं है। एक के पीछे एक हमने कलर्स को ओवरलैप नहीं किया हुआ है।
पर हमारा दिमाग इस चीज को अपने आप अज्यूम करता है कि ये जो लोगोज, ये जो रिंग्स है, ये कंप्लीट है। हालांकि फिल करते वक्त हमने सिर्फ उतनी ही लाइंस को फिल किया था डिजाइन करते वक्त, बट हमारा दिमाग जब इसको देखता है वो प्रिज्यूम करता है कि रेड के आगे या पीछे ग्रीन, या उसके आगे या पीछे ब्लैक, या उसके आगे या पीछे येलो, या उसके आगे या पीछे ब्लू है, और ये रिंग अपने आप में ही कंप्लीट है, ना कि ऐसे छोटे छोटे हिस्सों से बनी हुई है। और इसी चीज को हम जसाल के जरिए ऑब्जर्व करते हैं। या सेकंड में हम देखते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे बड़े इजीली ये कुछ शेप्स एक साथ आके हमें ट्रैफिक के लेन समझाते हैं। हालांकि इसमें कुछ भी क्लियरली मूविंग या मोटिवेशनल नहीं है, बट हम इसको अपने आप इन लाइंस को देख के अज्यूम या फॉलो करना शुरू करते हैं। या हम बात करें इस WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के पैंडा की, तो एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ ये कुछ ब्लैक एरियाज को फिलअप किया गया है, और व्हाइट स्पेस ये एम्प्टी या ब्लैक स्पेस है। बट हमारा दिमाग अपने आप उस चीज को कंप्लीट कर रहा है, और हमें एक पैंडा पूरा कंप्लीट विजुअलाइज करने में काफी अच्छे से हेल्प कर रहा है। तो यहाँ तक अगर आपके कोई सवाल नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे। और आपको कभी सवाल आते हैं आप मुझे पूछ सकते हो। आप अपना माइक्रोफोन और कैमरा ऑन करके डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो। ये दिक्कतों को आगे लेके नहीं चलेंगे, हम उन्हें यहीं पे क्लियर करना पसंद करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑडियो वीडियो इशू हो रहा है इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से, मुझे लैग दिख रहा है वीडियो और ऑडियो के ट्रांसमिशन में। एनीवे, विल फिगर इट आउट। तो बात करते हैं, बेसिकली अकॉर्डिंग टू जेसाल्ट साइकोलॉजी द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। यानी कि जो होल जो होता है वो अपने पार्ट से अलग अलग होता है। ये वैसा ही होता है, आप एक साइकिल को पूरी तरीके से देखना पसंद करते हो, या उसी साइकिल के अलग अलग हिस्सों को आप एक साथ ऐसे रखे हुए देखते हो। तो दोनों ही आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज को विजुअलाइज करवाते हैं। और यहाँ पे ही जेसाल्ट साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है कि आप चीजों को कौन से नजरिए से, कौन से पर्सपेक्टिव से देखना, समझना पसंद करते हो। सो इट इज लाइक द होल इज डिफरेंट एंड द सम ऑफ इट्स पार्ट इज एंटायरली डिफरेंट। So while there are several principles that Gestalt theory defines, हम लोग सिर्फ कुछ मेन देखने वाले हैं एक एक करके। Gestalt theory वैसे काफी सारे प्रिंसिपल्स को डिफाइन करती है। तो Gestalt का GESALT अलग अलग चीजों के लिए स्टैंड करता है। इनिशियल G फॉर कम्युनिकेशन, E फॉर क्लोजर, S और T फॉर सिमिलैरिटी, द नेक्स्ट 4T फॉर प्रॉक्सिमिटी, A फॉर सिमेट्री एंड L फॉर फिगर एंड ग्राउंड। तो ये एक एक करके हम चीजें देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूएशन, जो G या हम उसे C के तौर पर देखेंगे। व्हाट डज दिस G स्टैंड्स फॉर एज अ कंटिन्यूएशन हम देखेंगे। चलिए आइए इसे देखते हैं एक एक करके हमारी इंसानी दिमाग की हैबिट को। So continuation occurs when the eye is compelled to move through one object and continue to another object. Often this is used in typographical basic logos. अब continuation यानी हमारी जो हैबिट होती है चीजों को एक सीमलेस फॉर्म में एक सलगता से देखने की, उसका फायदा हम यहाँ पे डिजाइन में उठा सकते हैं। जैसा कि आप ये लोगोस देख रहे हो क्रोकवेस्ट का, यहाँ पे आप देखो Q या O से बीच में निकल के जो नदी आ रही है, तो हम इसे एक इमेजिन कर रहे हैं फ्लो के तौर पे, एक लैंडस्केप के तौर पे। या सेकेंड लोगों की मैं बात करता हूँ जो होता है Amazon.com। कब Amazon A to Z हर चीज डिलीवर करता है, तो उनका जो थियोरी है वो वैसे ही कहती है कि A to Z वी डिलीवर एवरीथिंग व्हिच ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो A to Z के बीच में एक लाइन, एक कर्व लाइन कनेक्ट की जा रही है जो एक स्माइली फेस दर्शाती है। तो Amazon यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि A to Z हम सारी चीजें डिलीवर करते हैं, और जब हम उनको डिलीवर करते हैं तो आपके चेहरे पे खुशी सी आ जाती है, और वही यहाँ पे अमेजोन कहना चाहते हैं। यहाँ हम बात करते हैं तीसरे लोगो USA। यहाँ पे जो है आप देखो, यहाँ पे U और A तो एक्चुअली पैचअप किए गए हैं, तो जो बीच का S है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट हमारा जो दिमाग है वो उस S को वहाँ पे अपने आप अज्यूम कर रहा है, एक कंटिन्यूएशन फॉर्म में देख रहा है। और इसी दिमाग की हैबिट को हम कहते हैं कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूटी। अब बात करते हैं सेकंड E यानी क्लोजर की। तो क्लोजर ऑकर्स व्हेन एन एलिमेंट इज इनकम्प्लीट और अ स्पेस इज नॉट टोटली एनक्लोज्ड। If enough of the shape is indicated or hinted, the viewer will subconsciously fill in missing information। यहाँ पे आप देखो इन चारों लोगों में
क्लोजर क्या कहता है कि अगर आप किसी चीज को क्लोज नहीं करते फिर भी आपका दिमाग, इंसानी दिमाग उस चीज को अपने आप फिल कर लेता है। जैसे कि पहले लोगों में ये हाथ से जो शेप बनाया गया है ये हमें बल्ब दिखा रहा है, हालांकि ये शेप पूरा इनक्लोज नहीं है, फिर भी हमारा दिमाग यहाँ पे एक बल्ब को अज्यूम कर रहा है। ये जैसे कि हमने सेकेंड लोगो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन में देखा कि पैंडा का सिर्फ ब्लैक हिस्सा फिल किया गया है, तो भी हम बचे हुए व्हाइट को अपने आप फिल करके उसे क्लोज करके पैंडा को अज्यूम कर रहे हैं। या तीसरे लोगों की मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स EA स्पोर्ट्स का लोगो है। अब ये ई की जो स्ट्रक्चर ये पूरा नहीं है, फिर भी हमारा दिमाग उसे ई को कंप्लीट कर रहा है और जूम कर रहा है। और ये जो चौथा जो लोगो है USA, माफ कीजिएगा वो पेड़ बीच में आ गया, अगली बार हम उस पेड़ को कहीं और रख देंगे ताकि चीजें क्लियरली दिखे। तो USA का जो ये लोगो है वो S जो है वो बीच में आपका दिमाग उसको उस फ्री स्पेस को अपने आप पूरा कर रहा है इस USA लोगो में। तो यही चीज हमें क्लोजर या कंटिन्यूटी दिखाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रिंसिपल पे जो SRT यानी सिमिलैरिटी की बात करते हैं। तो सिमिलैरिटी ऑकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर टू वन अनदर, द व्यूअर विल परसीव देम as a group or pattern. These can be similarities in color, shape, texture or any other design elements. यानी कि सिमिलैरिटी मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ देखने की या उनमें समानताएं ढूंढने की क्षमता होती है, उसमें पैटर्न्स या ग्रुप को फॉर्म करने की, फिर चाहे वो कलर्स में हो, उसके शेप्स में दिखे, उसके टेक्सचर्स में दिखे, या डिजाइन किसी भी हिस्से में हमें ये समानताएं दिखती है तो हमारा दिमाग उनमें रिलेशंस ढूंढना शुरू करता है। जैसे कि हम फर्स्ट ये जो NBC का लोगो है इसकी लेफ्ट हाफ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू राइट हाफ। तो आप यहाँ पे देखो कि इसमें आपको ये पिकॉक का शेप दिख रहा है बीच में, जो कि वहां पे एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, बट हमारा दिमाग हमारे पहले दो प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके उसको वहां पे ला रहा है इस NBC के लोगो में। या नीचे हम इन पैटर्न्स की बात करें तो इसमें सिमिलरिटी एज इन नहीं है अपार्ट फ्रॉम देयर शेप्स एंड टेक्सचर्स। और एक चीज यहाँ पे आती है जो कि होती है हमारी अनोमली। अब राइट साइड में आप देखो ये जो ग्रीन सारे बॉक्सेस रखे गए हैं ये ऑलमोस्ट सब सेम रखे गए हैं सिवाय लास्ट बॉक्स को जिसको हमने 45 डिग्री टिल्ट किया है और ब्लू कलर में फिल इन किया है। हालांकि ये सब सेम है फिर भी आपका दिमाग उस डिजाइन की एनोमली, उस विषमता को कितनी आसानी से पहचान रहा है, और इसी हमारी क्षमता को हम कहते हैं सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करना। की बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी यानी proximity occurs when elements are placed close to each other. The position of these elements helps to portray a relationship between the separate parts. और इसका अपोजिट भी ट्रू होता है। अब यहाँ पे देखो हम जब चीजों को एक साथ रखते हैं एक दूसरे के नजदीक तो हमारा दिमाग उनमें रिलेशन ढूंढना शुरू करता है। जैसे कि फर्स्ट में आप देखो ये जो सारे पॉइंट्स रखे गए हैं आप उनको अपने आप नेचुरली ग्रुप कर रहे हो, और यही होता है जब हम लोग रात को तारांगन देखते हैं या आसमान को देखते हैं और वहाँ पे जो सारे राश या तारामंडल होते हैं हम उनमें सिमिलरिटीज ढूंढते हैं और उन्हें हम लोग ज़ोडिएक्स में डिवाइड करते हैं। फिर वो वृश्चिक, कर्क, मेष या मीन हो, जो भी आपकी राशि हो, या बिग बेयर या स्मॉल बेयर या सप्तर्षि हम जिसे कहते हैं। उसी तरह आप देखो ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का लोगो है इसमें काफी सारे उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स एलिमेंट्स को एक साथ लाया गया है और उनको ऐसे प्लेस किया गया है कि आपको एक बड़ा सा यू दिखता है। सेम गोज फॉर दी अदिदास। हम उनके स्ट्रक्चर्स को अलग अलग करके रखे तो मजा नहीं आता, पर जब उसको एक तरीके से अरेंज करते हैं तो अदिदास का लोगो फॉर्म होता है। वही हमने इस ट्री फॉर्मेट में देखा जो ये पैटर्न्स, ये वेव्स बना रही है लेफ्ट सेकंड लोगो में, या NBC के पिकॉक वाले लोगो में हमने पिछली बार भी देखा था, और यहाँ पे भी हमको प्रॉक्सिमिटी काफी क्लियरली दिख रही है इस डिजाइन स्ट्रक्चर में। और इसी को हम लोग इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं हमारे डिजाइन के फंडामेंटल्स में, अगर आप समझो इसको ठीक से तो दैट्स हाउ प्रॉक्सिमिटी वर्क्स। और इसका अपोजिट भी एग्जैक्टली ट्रू होता है। बात करते हैं ए यानी सिमेट्री। सिमेट्री यानी एलिमेंट्स दैट आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर and tend to be perceived as a unified group. The opposite is also true. Several symmetries can occur in one design. यानी कि हमारी क्षमता डिजाइन में समानताएं देखने की, लेफ्ट हाफ को राइट हाफ से मैच करने की, टॉप टू बॉटम से मैच करने की, डिजाइन को उसके क्वार्टर्स में मैच करने की, इसे ही हम कहते हैं सिमिलरिटीज या सिमेट्री ढूंढना। और इसका अपोजिट भी ट्रू होता है जब हमें वहां पे कोई भी सिमिलरिटी नहीं मिलती है।
हम इस फर्स्ट लोगो की बात करते हैं तो आप देखो ये स्टारबक्स का लोगो है, इसमें जो लेडी दिखाई गई है इसका लेफ्ट हाफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हाफ, जिसको आपके ब्रेन ने अब तक काफी अच्छे से फिगर आउट कर ही लिया होगा। और हम बात करते हैं हमारे राइट हाफ या निंटेंडो स्विच की, तो ये सिमिलैरिटीज है बट इसका राइट हाफ ये इन्वर्टेड है, बोथ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कलर। बट हम लोग बात करते हैं थर्ड लोगो या पेप्सी की, तो यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलरिटीज ढूंढना इम्पॉसिबल है। बट वेयर एज द फोर्थ लोगो मैकडोनल्ड्स, अब देखो लेफ्ट हाफ इज इक्वल टू राइट हाफ। सेम ह्यूमन जो हमारा फेस होता है वो भी लेफ्ट या राइट इक्वल नहीं होता, ह्यूमन बॉडी भी असिमेट्रिक है काफी हद तक। बट हम अगर आप अपने या मैं अपने लेफ्ट फेस को एग्जैक्टली राइट पे मैच करूँ किसी सॉफ्टवेयर या फोटोग्राफ को कट करके, तो भी आप मुझे पहचान नहीं पाओगे, बिकॉज हमारा भी लेफ्ट हाफ इज नॉट इक्वल टू राइट हाफ। हालांकि हमारा ब्रेन इसमें वो फंक्शनलिटी ढूंढ ही लेता है। तो ह्यूमन बॉडी भी लेफ्ट हाफ इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हाफ इस तरीके से डिजाइन की गई ही है, और इसी चीज को हम कहते हैं सिमेट्री। ओके, लगता है कोई सवाल नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। ओके, तो शुरू करते हैं। लेट्स सी, हम इसे हमारा जो लास्ट का प्रिंसिपल बचा है जिसे हम कहेंगे एल, कोई बता पाएगा कि ये एल क्या होता है? इफ यू रिकॉल इट राइट, हमारा आज का लास्ट प्रिंसिपल जो जसार्ड का अल्फाबेट एल इंडिकेट करता है, तो ये एल यानी कुछ और नहीं। यस, आई कैन हियर यू क्लियरली, आप बता सकते हो, कुछ आपको बताना है। तो एल स्टैंड्स फॉर फिगर एंड ग्रुप। यस, टी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था सिमिलैरिटी में। एल स्टैंड्स फॉर फिगर एंड ग्रुप, ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है। फिगर एंड ग्राउंड, सॉरी। तो द आई differentiate an object from its surrounding area. A form or shape is perceived to as a figure while the surrounding area is perceived as ground. Balancing figure and ground is an art form itself. एंड इसके रूल्स वे मेड टू बी ब्रोकन। तो अब देखो, हमारी जो दिमाग की क्षमता होती है बैकग्राउंड से फोरग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स को अलग करने की, वही हम यहाँ पे फिगर एंड ग्राउंड में देखते हैं। अब देखो, ये जो फर्स्ट शेप आपको दिख रहा है, ये जो बैटमैन का पोस्टर आपको दिख रहा है, तो येलो हिस्सा आपका दिमाग इस वक्त बैकग्राउंड एज्यूम कर रहा है, वेयर जो ब्लैक हिस्सा है वो बैटमैन। तो आप अगर इस फोन को इस वक्त टिल्ट करते हो, जो कि मैं नहीं कर सकता मेरी पूरी सिस्टम को, तो आपको दिखेगा कि बैटमैन सडनली विल बिकम बैकग्राउंड, और जो येलो हिस्सा है वो बैटमैन का एक फेमस विलन है द पेंगुइन, वो आपको यहाँ पे दिखेगा इस पोस्टर में। तो फिगर एंड ग्राउंड को काफी अच्छे से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। फिर आप देखो सेकंड कॉर्नर में आप लोगो दिख रहे हो, आपको उन स्ट्रिप्स में एक फेस मिलता होगा। थर्ड लोगो की बात करते हैं हम लोग, तो ये जो पेड़ यहाँ पे दिख रहा है उसके लेफ्ट साइड में आपको गोरिल्ला का फेस दिख रहा होगा, और राइट साइड में आपको एक लायनेस शेरनी दिख रही होगी। हालांकि ये चीज वैसे डिजाइन की गई है कि आपका दिमाग उनमें वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को फिगर आउट करे। हम बात करते हैं हमारे बॉटम लेफ्ट के लोगों की। आप यहाँ पे फोर्क ईटिंग का पिच फोर्क देख सकते हो। ये जो फोर्क आपको दिख रहा है खाने का, उसके बेस पे आप देखो उन कैविटीज में आपको बोलिंग बॉल की बॉटल्स मिलेंगी। तो ये किसी रेस्टोरेंट का डिजाइन है जहाँ पे बोलिंग भी आती है और आपको खाना भी मिलता है। तो बड़े इफेक्टिवली उन्होंने फिगर एंड ग्राउंड को इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है। उसके बाजू में देखिए दो एनिमल्स आपको हग करते हुए दिख रहे हैं। तो जो हगिंग के जो एनिमल्स है, इसमें एक ही पार्ट को फिलअप किया गया है, बट बैकग्राउंड को आपका दिमाग अपने आप अज्यूम कर रहा है एज अ सेकंड ऑब्जेक्ट। एंड सेम गोज विद द लास्ट अल्फाबेटिकल लोगो। तो हमारी जो दिमाग की क्षमता होती है चीजों को वैसे अज्यूम करने की, फिगर एंड ग्राउंड्स को, उसी को हमारा ये प्रिंसिपल काफी अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है। और हम इसे जसार्ट में कहते हैं फिगर एंड ग्राउंड प्रिंसिपल। एंड आई एम श्योर आप इस चीज को काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप किसी भी मोमेंट में मुझे पूछ सकते हो। आई एम रेडी टू आंसर इट एट ऑल। एंड आज का जो हमारा एजुकेशनल सेक्शन था वो टेक्निकली इतना ही था। आज का देखने का बाकी चीज प्रिंसिपल्स हम लोग कल देखने वाले हैं, सॉरी आई मीन हमारे अगले लेक्चर में। तो हमने आज जसार्ट थ्योरी देख ली है। कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हो, और मैं आपको हमारे अगले सेक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका ट्रेलर दिखाता हूँ, और आप देखोगे कि हम लोग कैसे सीखने वाले हैं अगले लेक्चर में हमारा गोल्डन रेशियो। अब इसके ऊपर अगर आपको कोई सवाल होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, और नहीं होते हैं तो अगली बार हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसका एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग एग्जिट करेंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, और इफ यू वांट टू सी कि हम लोग अगले लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, वी कैन लुक दैट ऑल्सो।
Yes? Need some input? ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हम लोग अगली बार क्या सीखने वाले हैं। अब हमने आज 2-3 चीजें देखी। पहली चीज हमने देखी अभी रिसेंट में जसाल प्रिंसिपल्स। उससे पहले हमने देखा पर्सपेक्टिव एंड वो कैसे आपकी सोच में मैटर करता है। उससे पहले हमने देखा हाउ क्रिएटिविटी इज फाउंड एंड हाउ वी आर लूजिंग इट ड्यू टू आवर थिंकिंग एबिलिटी। एंड उससे पहले सबसे पहले हमने देखा द डिजाइन ट्रायंगल, किसी भी डिजाइन को परिपूर्ण होने के लिए वो कौन सी 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगले सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं उसे हम कहते हैं द गोल्डन रेशो। दुनिया में खूबसूरती का ये फिगर सबको पसंद है और इसी के बेस पे पूरी दुनिया डिजाइन है। ह्यूमन बॉडी से लेके पूरी आकाश गंगा जिस रेशो में बनी है, द मैजिक नंबर ऑफ ब्यूटी 1.618 इज व्हाट वी कॉल्ड एज गोल्डन रेशो। मैंने कहा था हम कार्टून से बहुत कुछ सीखते हैं, तो आज जाते जाते मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बचपन के कार्टून दोस्त डोनाल्ड डक को, जो हमें सिखाएंगे या ट्रेलर दिखाएंगे व्हाट इज गोल्डन रेशो। और उसके बाद अगले सेशन में हम लोग यही से स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हाउ गोल्डन रेशो वर्क्स और फंक्शंस। तो चलो बुलाते हैं डोनाल्ड को। मैं स्क्रीन पे डोनाल्ड को लेके आना चाहूंगा एंड लेट्स ट्रांसलेट इट ऑफ। तो आई एम श्योर आप इस चीज को काफी एंजॉय करेंगे। शायद आपने बचपन में देखा भी होगा इस चीज को। ये आ गए हमारे डोनाल्ड भाई साहब। अब वो पेड़ के लिए माफ करना, अगली बार मैं उस पेड़ को कहीं और रख दूंगा और बार बार बीच में आ रहा है। तो लेट द शो बिगिन। The two shorter lines combined exactly equal the third. And this line shows the magic proportions of the famous golden section. The second and third lines exactly equal the fourth. Once again we have the golden section. But this is only the beginning. Hidden within the pentagram is a secret for creating a golden rectangle, which the Greeks admired for its beautiful proportions and magic qualities. The star contains the golden rectangle many times over. It's a most remarkable shape. It can mathematically reproduce itself indefinitely. All these rectangles have exactly the same proportions. This figure also contains a magic spiral that repeats the proportions of the golden section into infinity. To the Greeks, the golden rectangle represented a mathematical law of beauty. We find it in their classical architecture. The Parthenon, perhaps one of the most famous of early Greek buildings, contains many golden rectangles. These same golden proportions are also found in their sculpture. In the centuries that followed, the golden rectangle dominated the idea of beauty in architecture throughout the Western world.
The Cathedral of Notre Dame is an outstanding example. The Renaissance painters knew this secret well. Today, the golden rectangle is very much a part of our modern world. Modern painters have rediscovered the magic of these proportions. Indeed, this ideal proportion is to be found in life itself. Donald. No. Not quite. No, I'm afraid. Well, we can't all be mathematically perfect. Now that you're all pent up in a pentagon, let's see how nature uses the same mathematical form. The petunia, the star jasmine, the starfish, the wax flower. There are literally thousands of members in good standing in nature's Pythagorean Society of the Stars. All nature's works have a mathematical logic, and her patterns are limitless. The magic proportions of the golden section are often found in the spirals of nature's design. The profusion of mathematical forms brings to mind the words of Pythagoras. Everything is arranged according to number and mathematical shape. Yes, there is mathematics in music, in art, in just about everything. And as the Greeks had guessed, the rules are always the same. I'm sure आपने इसको एंजॉय किया होगा। ये हमें डोनाल्ड ने सिखाया था कि कैसे जो यस कोई कुछ कहना चाहेगा? Yes, sir. तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमें डोनाल्ड ने सिखाया कि हाउ द मैजिक नंबर ऑफ ब्यूटी वर्क्स। अच्छा तो अगली बार हम लोग शुरू करेंगे द गोल्डन रेशियो से ही। तो जब भी हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, अगले वीक, हमारा गोल्डन रेशियो ही प्राइमरी एलिमेंट होगा और हम लोग वहां से शुरू करेंगे। आप देख सकते थे पूरा नेचर की छोटी से छोटी चीज, एक फ्लावर से लेके कॉन्शल और फिर हिस्ट्री के बड़े बड़े फेमस आर्किटेक्चर से लेके फेमस पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स, सब कुछ बना था सिर्फ और सिर्फ गोल्डन रेशियो के बेस पे। तो इसलिए अगली बार हम लोग देखने वाले हैं द मैजिक नंबर ऑफ ब्यूटी 1.618, द गोल्डन रेशियो। अब कोई सवाल है आपके तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। यस, एनी क्वेश्चन? प्लीज टर्न ऑन, आपकी कैमराज ऑन कीजिए, कैमराज ऑन कीजिए। चलो कम हियर, स्विच ऑन योर कैमराज, हमको भी आपसे मिलने दीजिए।
Okay, I'm waiting. अभी तो कोई बोल रहा था, हम शर्माते नहीं हैं। इतनी जल्दी भूल गए? सर मैं तो आई हूँ ना। हाँ, मैं तो आई हूँ ना, ऑन किया है ना कैमरा। किया क्या? चलो आपको लेके आते हैं हम लोग साथ। नहीं सर। हाँ, तो बात करने के लिए तो बुलाना पड़ेगा। कहाँ गई? आपका कैमरा नहीं दिख रहा हमको, किसने ऑन किया है? ओके, सर ऑन है ना। आ गए, सब लोग आ गए, सब लोग आ गए, वेरी गुड। चलो मैं सभी आपसे पूछता हूँ। ओके, मैम, हाउ आर यू? ओके, आज किसी टॉपिक में कोई मुश्किल? सब कुछ समझा है क्लियरली? यस सर। ओके, तो इसके बाद रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप में आ जाएगी, आपको फिर से देखना होगा। तो पर कुछ भी डाउट होता है तो बिंदास पूछिए। एवरीथिंग इज क्लियर, नो डाउट? यस सर। ओके, चलो हम पूछते हैं। और कौन है हमारे साथ? ऐश्वर्या, बोलो। समझा है सब कुछ? कोई डाउट? नहीं? पक्का? यस। तनुजा, आप कभी जल्दी बात करते ही नहीं हो। सब कुछ क्लियर है? जसाल्ट प्रिंसिपल्स, डिजाइन ट्रायंगल, कोई मुश्किल? हाँ, मुंडी हिला दो। लगता है उस तक मुझे आवाज नहीं पहुंच रही। ओके, विशाखा आप बताओ, सब कुछ क्लियर है? पक्का? ओके, कहाँ गई अस्मिता? कहाँ गई अस्मिता? आ जाओ जरा, वरना मैं तुमको लेके आ जाऊंगा। हाँ, वही सोचा आप आते हो कि हम लेके आ जाए। सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट? नहीं? चलो अच्छा है। ओके, और कौन है हमारे साथ जिसके पूछना रह गया है? ऑलमोस्ट सबसे पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो अगर आपको अभी कोई डाउट नहीं होगा तो हम आज के लिए एग्जिट करेंगे। एंड कुछ भी सवाल आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो बाद में आराम से। अब आपका माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, तो आपका आज का होमवर्क इतना है। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। आपको पहली चीज जो करनी है वो है आपको कोई भी 5 चीजें लेनी है, वो इमेजिनरी हो, घर से हो। फॉर एग्जाम्पल आपका फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका सैंडल हो गया, आपकी पर्स हो गई, आपका ड्रेस हो गया, कोई भी चीज हो। यू टेक 5 थिंग्स फ्रॉम योर डेली लाइफ और डिजाइन ट्रायंगल के बेस पे आप बस जज कीजिए कि क्या उस चीज ने अपना काम वो डिजाइन ट्रायंगल को सेटिस्फाई किया है। अगर हाँ तो कैसे, और ना तो कैसे। हमने कार का एग्जांपल देखा, कार थी, खूबसूरती होनी चाहिए, उसका रंग रूप,
उसकी फंक्शनैलिटी है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसमें इंजन होना चाहिए तभी वो जा सकती है, उसमें टायर्स होने चाहिए तभी वो मूव कर सकती है। तो अगर वो होता है तो यस चेक, वो भी है। एंड थर्ड कंफर्टेबल, उसकी साइज, उसका बाकी सब मेंटेनेंस कैसा होता है, नॉट इतना कंफ्यूजन नहीं करना मेंटेनेंस वगैरह, बट जस्ट लाइक ट्रक उतना कंफर्टेबल नहीं था ट्रैफिक में एज कम्पेयर टू अ स्मॉल कार। तो बस एक बेसिक आपको जजमेंट लेना है चीजों का। टेक एनी 5 थिंग्स और उसको डिजाइन ट्रायंगल के उस बेस पे इवेल्युएट कीजिए। ये हो गया आपका आज का फर्स्ट असाइनमेंट। अब इन 5 में से फिर से कोई भी 3 चीजें लीजिए जो आप ऑलरेडी डिजाइन ट्रायंगल के बेस पे इवेल्युएट कर चुके हो, और उन 3 चीजों को क्रॉस चेक कीजिए जसाल्ट प्रिंसिपल्स के साथ कि उसमें कौन से जसाल्ट प्रिंसिपल्स आपको दिख रहे हैं। फिर वो एक दिख सकता है या सारे दिख सकते हैं या फिर एक भी नहीं दिखेगा, इट्स अप टू यू। बस इतना सही है। इट्स अ रफ वर्क, आप इसको अपने रफ बुक में ट्राई कर सकते हो। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताओगे। आर वी क्लियर? Yes, sir. Okay then, thank you so much. Have a good day. Bye bye. Yes, sir. Yes, sir.